नमस्कार, माय नेम इज डीके और ये हमारी क्लास लगभग चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और इस सेक्शन में हम पढ़ा रहे हैं भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल में भी हम उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश पढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश। देखिए, जो कल की क्लास थी हमारी उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश से संबंधित, जो मतलब मैंने ये कहा था कि उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। जो पहला भाग है वह ट्रांस हिमालय है, फिर इसके बाद वृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है और शिवालिक है। मैं आपको याद दिलाने के लिए दोबारा से बता दूं कि जैसे ये हमारे पास हमारा प्यारा भारत है और ये इसका उत्तर का भाग है, तो यहाँ पे ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इन 3 श्रेणियों को संयुक्त रूप से ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या गुण धर्म हैं, कौन कौन सी पर्वतमालाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, ये चीज़ें हम बता चुके हैं। फिर इसी के बाद ITCZ, ये इसी को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और यहाँ से सबसे बड़ा जो हिमालय था वो ग्रेट हिमालय था, इसको अलग करता था। अभी हमारा जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालय से सीधा ग्रेट हिमालय पर पहुंच चुका है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय, इसी को वृहद हिमालय हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वृहद हिमालय। अब देखो, हमारा जो टाइटल है वृहद हिमालय, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी अवस्थिति क्या है। तो ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच है। मतलब जैसे अगर ये हमारा प्यारा भारत है और ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये ट्रांस हिमालय है और ये हमारा ग्रेट हिमालय है और इसके नीचे आपको मिलेगा लघु हिमालय। तो इन दोनों के बीच है। यहाँ पे देखो, जब आप इसके उत्तर की बात करेंगे तो ये जो ग्रेट हिमालय है इसके उत्तर में आपको मिलेगा ये ट्रांस हिमालय और इसके दक्षिण में आपको मिलेगा इसको बोलते हैं लघु हिमालय। तो मैंने यही लिखा हुआ है, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच यह अवस्थित है। और हम ये जानते हैं कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ था। देखिए, जब आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी, तो टकराने के बाद बीच में, जैसे मैंने ये कहा कि ये है यूरेशियाई प्लेट और ये भारतीय प्लेट है। जब ये इससे टकराई तो बीच में टैथिस सागर था। टैथिस सागर के जो अवसाद थे, जब 2 बड़ी प्लेटें आपस में टकराईं, तो टकराने से जो बीच के जो अवसाद थे वे ऊपर की ओर उठे और ऊपर की ओर उठने से बहुत ऊंचाई तक में उठे। इसी से हिमालय का निर्माण हुआ है, क्योंकि वे टैथिस सागर के अवशेष थे। इसी वजह से इसको अवसादी चट्टानों से निर्मित हिमालय कहा जाता है। तो पहली बात, ये टैथिस सागर के अवसादों के उत्थान से बने हैं और अवसादी चट्टानों से निर्मित हैं, इसलिए इसको अवसादी हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि यह अवसादों से बना हुआ है। फिर हम इसकी बात करें तो हिमालय का यह वह भाग है ग्रेट हिमालय, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो पर्वतों की ऊंचाई सर्वाधिक है, क्योंकि सर्वाधिक ऊंचे ऊंचे पर्वत इसी श्रृंखला में आपको देखने को मिलता है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो सर्वाधिक है। और इसका विस्तार अगर आप देखो तो जम्मू कश्मीर, अगर आप पश्चिम में जम्मू कश्मीर की बात करें, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक आपको देखने को मिलेगा। इस डायग्राम को मैं इसको बहुत तसल्लीपूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा कि ये डायग्राम क्या बताता है। देखो, अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो अगर पूर्व की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर, और अगर उत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। फिर इसमें भी हम इसका जो विभाजन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, कौन सा भाग भारत में है, कौन सा भाग नेपाल में है। तो भारत में जो भी इसकी जो श्रृंखलाएं हैं या जो पहाड़ियां भारत में हैं, उसमें पहले नंबर पर नीलकंठ की पहाड़ियां हैं, फिर दूसरे नंबर पर केदारनाथ हैं और तीसरे नंबर पर बद्रीनाथ हैं। लेकिन इसके बाद की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, सारी पहाड़ियों को नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल ज्योग्राफी हमें नहीं पढ़नी है, ना ही हमें स्पेशल ज्योग्राफी में MSc करनी है। हम प्रमुख पहाड़ियाँ जो पेपर में पूछी जाती हैं, ये मेरा विश्वास है कि एक भी यहाँ से आने वाला कंपटीशन में आने वाला शायद एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मैं इतना पढ़ा दे रहा हूँ, आप भरोसा रखिए। तो जब मैं इनकी बात करता हूँ तो भारत में इनकी जो श्रेणियाँ हैं उसमें नीलकंठ, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। फिर जब हम नेपाल की बात करते हैं
तो देखिए नेपाल का विस्तार, ये ना इसको बोलते हैं देशांतर। 80 डिग्री ईस्ट देशांतर से 88 डिग्री ईस्ट देशांतर के मध्य जो हिमालय पड़ता है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और इसमें जो प्रमुख श्रेणियां हैं हम उनकी बात करेंगे। मैंने ये कल बताया था कि लगभग 22 डिग्री देशांतर को नेपाल हिमालय कवर करता है, ये बात हो चुकी थी। नहीं, ये तो टोटल जो है ना 2500 किलोमीटर, जो मतलब हिमालय की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम 2500 किलोमीटर है, तो 22 डिग्री को कवर करता था। मैंने कल फॉर्मूले से भी बताया था कि कैसे निकालते हैं। फिर देखो, हम नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो जो सबसे पहले आपको इसमें पर्वतमाला देखने को मिलेगी तो उसका नाम है माउंट आपी। और माउंट आपी के बाद तुरंत इसके पूर्व में आपको जो देखने को मिलेगी पर्वत श्रृंखलाएं, उसका नाम है धौलीगिरी। फिर इसके बाद जो इसके पूर्व में मिलेगी वो है अन्नपूर्णा। अच्छा, ये सारी की सारी पर्वतमालाएं नेपाल में हैं। फिर इसके बाद इसके पूर्व में मंसालू है और इसके पूर्व में गौरी शंकर है। फिर इसके पूर्व में माउंट एवरेस्ट है। और आपको पता ही है कि ये दुनिया की हाईएस्ट चोटी है पृथ्वी पर इससे ऊंची चोटी, जल के अंदर तो है लेकिन स्थल पर इससे ऊंची चोटी नहीं मौजूद है। तो ये भारत ही नहीं पूरे विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। यहाँ से डिटेल पूछी जाती है, यहाँ तक पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले लोगों के नाम क्या हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं तो वे वही डिस्कस होंगे। लेकिन मैं बता दूं इसकी अवस्थिति नेपाल में है और मकालू इसके पूर्व में है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये ना ग्रेट हिमालय है। हिमालय का अध्ययन हम समांतर श्रेणियों के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें भी जो सबसे उत्तर की श्रेणी थी उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। उसके बाद जो श्रेणी है उसका नाम वृहद हिमालय है। और वृहद हिमालय में भी जो भारत में पड़ने वाली श्रेणियां हैं, नीलकंठ है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। और नेपाल में पड़ने वाली श्रेणियों में माउंट आपी है, धौलीगिरी है, अन्नपूर्णा है, मंसालू है, गौरी शंकर है, माउंट एवरेस्ट है और मकालू है। नेपाल का विस्तार 80 डिग्री ईस्ट देशांतर से 88 डिग्री ईस्ट देशांतर के मध्य पाया जाता है। और वृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। और इसी की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे पास ग्रेट हिमालय है इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े हिमनद आपको आपको मिलेंगे। बड़े बड़े हिमनद का मतलब है हिम के नद, मतलब जहाँ पे हिम मौजूद है, जहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। जैसे गंगोत्री आपको इसी हिमालय श्रृंखला में मिलेगा, ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। गंगोत्री, यमुनोत्री भी ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। और यही जो है ना, मतलब यहीं पे हिमनद पाए जाते हैं, बड़े बड़े हिमनद। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं लिख के लाया हूँ, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। फिर इसके बाद इसी हिमनद से आपको पता भी है कि यमुना, गंगा और तो और सिंधु नदी भी मतलब जो है ना इसी हिमालय से आपको देखने को मिलेगी निकलती हुई। तो बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ से मिलती हैं। और तो और इसी हिमालय को तिब्बत में चोमलुंगमा के नाम से जाना जाता है। चोमलुंगमा, ये नाम याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न आता है जीएस में कि या डायरेक्ट कोई फैक्ट में पूछ लेगा, बताओ तिब्बत में ग्रेट हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो चोमलुंगमा के नाम से जाना जाता है। फिर इसी की और विशेषताओं की बात करें तो हिंदू को उसकी जो श्रेणियां हैं, सुलेमान की जो श्रेणियां हैं और कीर्थर की जो श्रेणियां हैं, ये श्रेणियां आपको भारत के उत्तर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। और इन्हीं श्रेणियों से, क्योंकि ये भारत का एंट्री द्वार है, भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी जो लोग थे वो इन्हीं श्रेणियों को पार करने के बाद भारत में प्रवेश करते थे। हिंदू कुश की पहाड़ियों से, सुलेमान की पहाड़ियों से और कीर्थर की पहाड़ियों से, क्योंकि यही आक्रमणकारियों को रास्ता प्रदान करते थे। हिमालय का यह वह भाग है जहां से बहुत सारे आक्रमणकारी भारत में आते हैं और बहुत सारी हिंसक प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। इतिहास का प्रश्न है, इतिहास में हम ये पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये बताया कि जीएस में जैसे हम वनडे एग्जाम में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी समस्या ये चल रही है कि एक टीचर जैसे बाय द वे कांस्टेबल का एग्जाम भी है, छोटे से छोटा कांस्टेबल का एग्जाम भी है, तो उसमें 15 से 20 लोगों की एक टीम है उनको तैयार करवाने की। मतलब ज्योग्राफी के लिए एक स्पेशल टीचर, हिस्ट्री के लिए एक स्पेशल टीचर, मतलब किसी भी जैसे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का अलग स्पेशल टीचर। और इसमें पता क्या हो रहा है, इसमें समस्या ये हो रही है कि स्पेशलिटी आ रही है, टीचर सब स्पेशल बनाना चाहते हैं और एग्जाम की डिमांड ऐसी नहीं है। सिंगल स्टूडेंट को पेपर देना है और तैयारी करवाने लोग 15 हैं। अब सोच के देखो कहाँ समस्या है।
तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उस तरीके से लोग भरोसा करें कि एक सिंगल आदमी तैयार कर सकता है चीज़ों को। इसलिए मैं थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा मतलब रोक लगाता हूँ कि स्पेशल बनने से बचो, किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करने से बचो। अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी लेने का आपका ध्येय ये होना चाहिए कि आपको औसतन सभी सब्जेक्टों में अच्छी कमांड हो। किसी एक सब्जेक्ट में आपकी कमांड बेहतर हो सकती है और किसी एक सब्जेक्ट में आपकी कमांड कम हो सकती है, लेकिन औसतन किसी भी एक सब्जेक्ट का विशेषज्ञ बनने से बचो। इस जो अंधी दौड़ है, इस अंधी दौड़ में जाने से बचो, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है और इस नुकसान को समझना बहुत जरूरी है। सबसे विकट स्थिति यदि कोई है कि हम तंग हैं और हमें पता नहीं हम तंग हैं, ये सबसे बड़ी विचित्र स्थिति है। सबसे पहले ये खुद को मतलब पता होना चाहिए कि हम किस पॉइंट पर खड़े हैं कंपटीशन में। अगर आप ये नहीं पता कर पा रहे हैं तो ये बहुत समस्या की बात है। आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, 4 से 5 साल आपको तैयारी करते हुए हो जाएंगे, समय बीत जाएगा, आपको बुला दिया जाएगा नए लोग, क्योंकि इतनी भीड़ है इस चीज़ में जिसकी कोई हद नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सीमित संसाधनों से पढ़ो, कुछ चीज़ों को छोड़ना ही उचित होता है। छोड़ना सीखो, क्या छोड़ना है, क्या आपके बस का नहीं है वो छोड़ना सीखो। तो ज्ञान बहुत हो गया, चलिए आगे चलते हैं फिर। अच्छा, एक कमाल की बात ये है कि इसी एरिया में आपको बहुत सारे प्रमुख दर्रे देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारे लोग इन्हें याद करेंगे नहीं, क्योंकि उनको चाहिए फॉर्मूले। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ लोगों को सारी चीज़ें फॉर्मूले में चाहिए। अब ये क्या है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है। जैसे अब देखो ग्रेट हिमालय के जो दर्रे हैं, मैं अलग से लिख के लाया हूँ। तो ग्रेट हिमालय में जो दर्रा है भाई, खैबर दर्रा है, गोमल दर्रा है, और ये है बोनल दर्रा है, और तोची दर्रा है। ये दर्रा आपको ग्रेट हिमालय में देखने को मिलेगा। राज्यवार विस्तार भी अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा है, जॉर्जिया दर्रा है, बुर्जिला दर्रा और जॉर्जिला दर्रा। फिर हिमाचल पर अगर कोई शब्द स्किप हो जाए तो समझ लो, क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैंने ऑफलाइन क्लास लिया, इस वजह से कोई शब्द स्किप हो जाता है, मतलब सही तरीके से नहीं बोला जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा उच्चारण अच्छा नहीं है ना। तो जैसे मैं इसकी बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा है और सिपकिला दर्रा है, और उत्तराखंड में माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है और थांगला दर्रा है। अब देखो यहां से एक प्रश्न नहीं पता कब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, पर यहां से आता है। मतलब जम्मू कश्मीर में बुर्जिला और जॉर्जिला, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, याद कर लेना चाहिए भाई। हिमाचल प्रदेश में बारालाचला है और सिपकिला है, उत्तराखंड में माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है और थांगला दर्रा है। बताओ, इसमें याद तो करना ही है ना, मेहनत तो करनी है। सरकार आपको ऐसे ही थोड़ी सैलरी देगी। फिर जब हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जेलेपला दर्रा है और चुम्बा घाटी है। अब देखो ये जो है ना, ये दर्रा जेलेपला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, क्योंकि इसी पे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो जेलेपला दर्रा है ना, भारत और तिब्बत को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम करता है, मतलब कनेक्टिविटी का काम करता है ये दर्रा जेलेपला। और ये जो है पश्चिम बंगाल में कालिंग जो है ना, कालिंगपोंग, मतलब भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल, उसका स्थान है कालिंगपोंग को तिब्बत की राजधानी लामा से जोड़ता है। अब देखो कितना विशेष महत्व है, सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। अब क्यों नहीं पूछे इसके बारे में। जेलेपला दर्रा की स्थिति सिक्किम में है, ये पता होना चाहिए। नाथुला दर्रा सिक्किम में पता होना चाहिए, डायरेक्ट प्रश्न है। अगर आप इन्हें भी याद नहीं करेंगे तो बताओ मतलब कैसे आपका सिलेक्शन हो, आप उस रेस में अपने आप को गिन भी कैसे रहे। मुझे तो ये ताज्जुब होता है ना। इसके बाद लघु हिमालय, देखो लघु हिमालय की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को ITC-Z अलग करता है वृहद हिमालय से। फिर वृहद हिमालय को शिवालिक की जो श्रेणी है, सॉरी लघु हिमालय की, देखो मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे ये हमारा उत्तर का भारत है और ये जो है ना, ये हमारे पास ये ट्रांस हिमालय है, फिर ये वृहद हिमालय है मतलब ग्रेट हिमालय, और ये अब हमारे पास है लघु हिमालय। तो यहाँ तो उत्तर में हमारे पास ग्रेट हिमालय है और इसी के दक्षिण में ये है लघु हिमालय, और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय। तो प्रश्न ये है कि उत्तर में किससे अलग होता है और दक्षिण में किससे अलग होता है। तो देखो ग्रेट हिमालय से MCT मतलब जो है ना, मतलब MCT की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं, आप देखना पिछली वीडियो में। और जो शिवालिक की जो श्रेणियां हैं उसमें इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फोल्ट। मेन बाउंड्री फोल्ट से अलग होता है, मतलब ये जो शिवालिक की श्रेणियां हैं, शिवालिक की श्रेणियां, और ये है ग्रेट हिमालय। तो ये है लघु हिमालय और ये है शिवालिक की श्रेणियां। तो यहाँ पे MBF मेन बाउंड्री फोल्ट, और यहाँ पे इससे अलग होता है MCT
अब देखो मुझे ना डायरेक्ट अभी याद नहीं आ रही, अब मैं जाऊंगा तो वीडियो खराब हो जाएगी, आपको देख लेना चाहिए, मुझे भी अभी याद नहीं आ रही, मुझे याद है बहुत अच्छे से लेकिन बस याद नहीं आ रही। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रेट हिमालय से MTC से अलग होता है, और जबकि शिवालिक से MBF से अलग होता है। फिर इसकी जो प्रमुख श्रेणियाँ हैं, अब ये छोटे छोटे बचे हुए हैं भाई, धौलाधर इसकी श्रेणी है, नागटिबा इसकी श्रेणी है, चुरिया मुरिया इसकी श्रेणी है, रीवा और मंदसूरी। अगर आप देहरादून से आगे जाएं तो देहरादून आपको मिलेगा शिवालिक श्रेणियों में, लेकिन जब आप मंदसूरी की पहाड़ियों पर चले जाओगे तो उसको कहा जाएगा लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में आपको मंदसूरी देखने को मिलेगा। और यहीं पर नैनीताल, रानीखेत, चक्राता, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग की ऊंचाई, मतलब दार्जिलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भाई ये बात आपको पता होना चाहिए, दार्जिलिंग एक सबसे महत्वपूर्ण पर्वत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वर्षा की अधिकता है, और वर्षा की अधिकता होने की वजह से पानी पहाड़ों पर रुकता नहीं है। और ऐसी स्थिति, इसी को बोलते हैं क्लाइमेट स्थिति, ऐसी स्थिति में चाय का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छे से हो सकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है दार्जिलिंग की चाय। और दार्जिलिंग की जो ऊंचाई है वो 1500 से 2000 मीटर के आसपास है, 1500 से 2000 मीटर के आसपास। और अगर हम लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है 1800 मीटर से 3000 मीटर, और हमेशा जो ऊंचाई है वो समुद्री तल से मापी जाती है। फिर अगर हम इसकी बात करें, इसका जो दक्षिण का ढाल है, मतलब भारत की तरफ का जो ढाल है, दक्षिण का ढाल वो तो तीव्र है, और इसका जो उत्तर का ढाल है पर्ली साइड से, जैसे ये हिमालय है, हिमालय के पर्ली साइड से ढाल धीमा है, तो उधर से इस पर चढ़ना आसान है और इधर से चढ़ना बहुत कठिन है, इसीलिए इसका जो उत्तरी ढाल है वह कम तीव्र है, जबकि दक्षिणी ढाल बहुत ज्यादा तीव्र है। और यहीं पर शंकुधारी, कोणधारी वृक्षों का विकास हुआ है, वनस्पति का विनाश हुआ है, मतलब विकास हुआ है। और उत्तर में खुली घाटियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर की घाटी यहाँ की विशेषता है, खुली घाटियां, चारों ओर से पर्वत हैं और बीच में घाटी हैं, मैदान जैसा भाग है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उत्तर में खुली घाटियां। तो फिर इसके बाद ना नेपाल में काठमांडू की घाटी भी देखने को मिलेगी। फिर अब आ जाओ हमारे पास शिवालिक हिमालय। अब मैं दोबारा से फिर एक बार समझा दूं शिवालिक की बात। देखो जैसे ये हमारे पास उत्तर का भारत है, ये हमारे पास ट्रांस हिमालय, ये हमारे पास ग्रेट हिमालय, फिर ये हमारे पास लघु हिमालय, अब ये है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक जो श्रेणियां हैं यहाँ पे, ये हमारे पास लघु हिमालय है, और ये है भारत के मैदानों को तो अलग करेगा HFF, इसको बोलते हैं हिमालय फ्रंट फोल्ट। और यहाँ पे इससे जो अलग करेगा वो है MBF, मेन बाउंड्री फोल्ट, मतलब उत्तर में मेन बाउंड्री फोल्ट से ये अलग होता है, और दक्षिण में मैदानों से अलग होता है HFF, हिमालय फ्रंट फोल्ट। और मैंने यही लिखा हुआ है, तो उत्तर में MBF से और दक्षिण में HFF से अलग होता है। सर्वाधिक जो दक्षिण में स्थित है, ये जो मतलब भारत के सर्वाधिक दक्षिण में है, ये मैंने बता दिया, ये ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय, और ये लघु हिमालय, और ये शिवालिक जो सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है। ये बात आपको पता भी है अगर आप ये क्लास देख रहे हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित है, मैंने बता दिया। देखो ये शिवालिक हिमालय है, और ये हमारे पास देखो ये है शिवालिक और ये है लघु हिमालय। तो शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच अवस्थित है, अरे ये गलत हो गया, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच नहीं है, ये भारत के मैदान और लघु हिमालय के बीच अवस्थित है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगी दून, मतलब जैसे देहरादून, पश्चिम में इनको दून कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये था हमारा समांतर क्रम में पर्वतों का वर्गीकरण अच्छे से। अब हम पर्वतों को पढ़ेंगे तीन तरीके से, मैंने पढ़ने की बात कही थी कि तीन तरीके से हम पढ़ेंगे। अब दूसरा जो तरीका है वो है प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण। अब देखो क्या है कि जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां, उनके बीच के एरिया के हिसाब से हम इनका अध्ययन करते हैं। जैसे ये सिंधु नदी है और ये सतलुज नदी है, तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो एरिया होगा हम इसको कश्मीर और पंजाब हिमालय कहेंगे। फिर सतलुज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है हम इसको कुमाऊं हिमालय कहेंगे। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है हम इसको नेपाल हिमालय कहेंगे। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है हम इसको असम का हिमालय कहेंगे। तो ये डायरेक्ट प्रश्न आता है
कि जैसे सतलुज नदी और काली नदी के बीच का हिमालय कुमाऊं हिमालय, ऐसे कुछ भी पूछ लेगा। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय नेपाल हिमालय, ऐसे भी पूछ सकता है। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिमालय असम हिमालय। छोटी छोटी सी बातें हैं, बस आपको याद होनी चाहिए। सच बताऊं तो इतनी सी भी बात याद है तो आपका एक प्रश्न याद मतलब तैयार हो सकता है। तो सिंधु और सतलुज के बीच जो हिमालय है वो कश्मीर और पंजाब हिमालय है। और बहुत सारी चीज़ें मैं क्योंकि बता चुका हूँ पहले ही, कश्मीर और पंजाब हिमालय की जब हम विशेषता की बात करेंगे तो ये बात बता चुका हूँ कि सिंधु और सतलुज के बीच स्थित है। इसी में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और मतलब धौलाधर की श्रेणियां पाई जाएंगी। और यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होगी क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है और उच्च अक्षांशों में अवस्थित है, शुष्कता बहुत ज़्यादा है और सीढ़ीदार। हमारे पास जो मरुस्थल हैं वे देखने को मिलेंगे, मरुस्थल नहीं आप उनको कह सकते हैं ठंडे मरुस्थल, है ना। शुष्कता बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया था टेम्परेचर बहुत कम है और इसकी जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। फिर इसके बाद कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच है। देखो ये है सतलुज और ये है काली और इसके बीच है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है और इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में गढ़वाल हिमालय के रूप में है और पूर्व में इसका विस्तार कुमाऊं के रूप में है, इसीलिए इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और इसकी जो प्रमुख श्रेणियां हैं नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, माना और त्रिशूल जो श्रेणियां हैं वे इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। और गंगा और यमुना का उद्गम इसी हिमालय से होता है, कुमाऊं हिमालय से। इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। फिर नेपाल हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है और मैं बता चुका हूं कि ये 80 डिग्री ईस्ट देशांतर से 88 डिग्री ईस्ट देशांतर के बीच अवस्थित है। काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। औसत जो ऊंचाई है वो सर्वाधिक है इसकी, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा यहीं पर माउंट एवरेस्ट है, इसी नेपाल हिमालय में ही। मैं कुछ प्रमुख चोटियां लिख कर लाया हूं। विश्व की सर्वोत्तम जो चोटी है जैसे माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, कंचनजंगा जो भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो भी यहीं पर है और गौरी शंकर वो भी यहीं पर है। फिर इसके बाद असम हिमालय तो वो छोटा सा है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है असम हिमालय और इस हिमालय की जो लंबाई है टोटल वो 720 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई नेपाल से अधिक मतलब नेपाल से कम है। नेपाल की जो हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर असम हिमालय है। और अब देखो एक प्रश्न आता है कि बताओ सर्वाधिक लंबाई कौन से हिमालय की है, तो नेपाल हिमालय की सर्वाधिक लंबाई है और मैंने लिखवाई हुई है नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर। तो सबसे पहले नंबर पर नेपाल है, दूसरे नंबर पर असम है। असम की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है और सबसे कम लंबाई है कुमाऊं की 320 किलोमीटर। अगर आप यहाँ तक है मेरी वीडियो में और आपको मेरी वीडियो से लाभ होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक हैं तो।